हेलो, नमस्ते। आज हम होम्योपैथी के बारे में एक ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके हमारा जो यही इसके अंदर उद्देश्य रहेगा कि हम सभी लोगों को स्वस्थ देख सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्ती मिले और कम से कम आपको दवाओं का सेवन करना पड़े। तो अगर इंसान अपने आप में फिट रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसको कोई बीमारी ना आए, तो उसे अब डेफिनेटली उस इंसान को अपनी जो खुराक है, अपना खाना पीना है, अपनी डाइट है, उसको अच्छा रखना होगा। कि जैसे हम अपनी डाइट खाएं, इस तरह की हम दवा खा रहे हैं, सोच के खाएं, अच्छा खाएं सेहत के लिए। लेकिन अगर आप सेहत से खिलवाड़ करते हो, अच्छा खाना नहीं दे रहे अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी तो को बीमार तो होना ही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है, काफ़ी देर से हम इस रिसर्च के ऊपर चल रहे थे कि आम इंसान को सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छी डाइट तो है ही, लेकिन अभी जिस टॉपिक से हमने शुरू करने जा रहे हैं, इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी निकली कहाँ से है? सब पैथियों की जो माँ है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेदा से ही सभी पैथियाँ निकली हुई हैं। जैसे हमने पिछले कई बार बात भी की है कि जो आयुर्वेद में जो इलाज किया जाता है, एंटीडोट से भी और सिमिलर डोट से भी किया जाता है। लेकिन जो होम्योपैथी है वो सिमिलर डोट के ऊपर काम करती है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। और जो एलोपैथी है, एलोपैथी काम करती है एंटीडोट के ऊपर, कि ठंडे को गर्म से मारना, सख्त को नरम से, नरम को सख्त से, ऐसे कि उस तरीके से ये काम करना कि दबा दे बीमारी को। 1 मिनट के लिए हम बोल रहे हैं। तो एंटीडोट से हम बीमारी को दबाते हैं। अगर कोई बीमारी हमारे ऊपर आ रही है, किसी भी तरह की, कोई पुरुष या कोई इंसान बीमार हो रहा है, तो अगर उसको हम इलाज चाहें सिमिलर डोट के ऊपर, लेकिन वो इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच गया, तो उस समय जो हमारी इलाज करने की जो सबसे अच्छी प्राथमिकता रहेगी वो एंटीडोट ही रहेगी, कि वो एकदम से उसको रोक देगी बीमारी को। लेकिन अगर हमारे पास कुछ समय है, कुछ क्रॉनिक डिसीज़ जो हमारे साथ लगातार चलती रहती हैं, हम उसके लिए पक्के से निजात पाना चाहते हैं, जिन बीमारियों का इलाज हमें मिलता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्रॉनिक जो डिसीज़ होती हैं उनको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में ही जाना पड़ता है। तो आज हम जिस विषय के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं वो है क्रोध, गुस्सा। क्या आपके घर में किसी सदस्य को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है? नॉर्मल गुस्सा जो एक इंसान का स्वभाव होता है, हमें किसी के ऊपर गुस्सा करना भी पड़ता है, बिल्कुल जायज़ बात होती है। लेकिन अगर किसी को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा घर का माहौल ख़राब हो चुका है, तो वो इंसान मेंटली या मानसिक तौर पर बीमार हो सकता है या है। तो उसके लिए हम कुछ जो होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आप उन सिम्टम्स को सुने और देखें, अगर आपके घर में किसी सदस्य के ऊपर ऐसे सिम्टम आते हों, आपको लगता है, तो आप तुरंत अपने जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे बात कीजिए, या आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही दवा के ऊपर जाएं। ऐसे दवा के ऊपर मत जाना। ये सिर्फ हम जानकारी के लिए बना रहे हैं, ताकि आपको सच में पता चले भी किस चीज़ को किस तरीके से सही से ठीक किया जा सकता है। बहुत से इंसानों को सही जानकारी ना मिलने की वजह से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सही जगह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अगर मानसिक रोग हैं, मानसिक रोगों का तो ऐसे ही समझा जाता है कि स्वभाव को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन होम्योपैथी में अगर किसी का स्वभाव हद से ज़्यादा है, किसी भी तरफ, हद से ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा गुस्सा करना, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम बीमार की कैटेगरी में ही शामिल करेंगे, रखेंगे। तो उसके हम यहाँ पर अगर आज बात करेंगे गुस्से के बारे में। अगर किसी को आपके घर में हद से ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्यों आता है, उसके बारे में हम खुल के बात करते हैं।
तो हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो बीमार हो सकता है। तो और अगर किसी का ऐसा स्वभाव बन चुका है तो उस चीज़ का होम्योपैथी में इलाज संभव है। तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से किसी इंसान के गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है या वो सदा के लिए ठीक भी हो सकता है। तो कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ श्रेणी में मैं बोल रहा हूँ और फिर उसके हम सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे नक्स वोमिका, स्टाफिसगेरिया, नक्स मॉस्किटा, साइना, ब्यूफो, हैपरसल्फर, कोलोन, सिथ, कलकेरिया कार्प, आयोडियम, ऑरम फोलिएटम, आइपिकाप, आर्सेनिक, एलोस, फाइटोलेका, ट्यूबरक्यूलिनम, आयोड, कालियाडाइड, एस्कुलस, हिप्पोकास्टेनम, टेरेंटुला, फास्फोरस। ये कुछ दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा देखने को मरीज मिलते हैं इन दवाइयों के अंदर ही मिलते हैं हम देखने जो सिम्टम होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वो कौन से सिम्टम हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकें कि हमारे आसपास किसी का स्वभाव ऐसा है, तो कौन सी वो उसको मेडिसिन के बारे में हम देख सकते हैं या डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बंदा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहली जो हमने मेडिसिन की बात की थी वो है कैमोमिला। अगर कोई इंसान बिल्कुल छोटी सी बात के ऊपर ही गुस्से में आ जाए, बिल्कुल वो छोटी छोटी सी बात के लिए ज़िद करे, लेकिन वो चीज़ मिले फिर से मिलने के बाद भी वो उसकी ज़िद ख़त्म ना हो, बिल्कुल हम आराम से बात करें तो वो बिल्कुल जैसे ज़िद्दी और खिजे हुए स्वभाव से हमें उत्तर दे। बिल्कुल ऐसे लगे कि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं लेकिन वो बंदा अपने आप में बिना किसी बात के ही भड़कता जा रहा है, फालतू में उत्तर दे रहा है गलत तरीके से। तो ऐसे में कैमोमिला 1000 पावर जो मेडिसिन है वो इंसान को काफ़ी हद तक ठीक करती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ जानकारी के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप अपने आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, आप उसको पहचान लेते, तो होम्योपैथी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप किसी फैसले के ऊपर पहुँचना कि कोई दवाई लेनी चाहिए या नहीं। सबसे सेफ़ होती है होम्योपैथी की दवाइयाँ। लेकिन अगर हम एक या दो दवाइयाँ मिक्स करके कुछ दे दें या गलत दवाई के साथ कोई गलत दवाइयाँ मैच करके दे दें तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए पूरी जानकारी होने के बाद ही आप दवा देने के बारे में सोचिएगा, नहीं तो आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या डॉक्टर हैं, कोई भी डॉक्टर जिसको आप जानते हो उसी से ही आप दवाई लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो बेसिक है होम्योपैथी के बारे में, हमारा एक स्पेशल ट्यूटोरियल्स आएंगे। आप उस पूरे ट्यूटोरियल्स को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ही अपने मेडिसिन के ऊपर जाना, ऐसे नहीं। ये सिर्फ हम जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो पेशेंट होते हैं वो छोटी सी बात को लेकर ही भड़क उठते हैं। उनका गुस्सा, उनका सड़ियल सा स्वभाव, जैसे बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, जिनका काम बैठकर ही होता है, चलना फिरना बहुत कम होता है। तो ऐसे लोगों में पेट वगैरह की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहना आम बात है। तो और ऐसे लोग भी इस श्रेणी में आते हैं जो नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हों। कोई भी नशे वाली चीज़, शराब भी हो सकती है, अफीम भी हो सकती है, नशीली दवाइयाँ भी हो सकती हैं। और अगर ऐसी दवाइयों को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से किसी इंसान के स्वभाव में तेज़ी आ गई है, गुस्सा आ रहा है, तो नक्स वोमिका के पेशेंट ऐसे होते हैं। नक्स वोमिका क्या होती है कि हमारे जो पेट की समस्या जो होती है इंसान के, उसी की वजह से ही हमारा स्वभाव चेंज हो रहा है। तो ये पेट की समस्या को सबसे पहले पकड़ दिया और फिर हमारा दिमाग के ऊपर जो स्वभाव है हमारा नीचे आना शुरू होता है। और इसके बाद जो मेडिसिन है वो स्टाफिसगेरिया। स्टाफिसगेरिया के जो पेशेंट होते हैं वो अपनी किसी बात के ऊपर जब कोई गुस्सा कर जाए, जब उनको कोई टोक दे, तो वो बहुत जल्दी गुस्से होते हैं, बेइज्जती बड़ी जल्दी महसूस करते हैं। और जब किसी से बात कर रहे हो, विचार वटांदरा हो रहा है बातों का, तो सामने वाला उनके साथ वो सहमत नहीं हो रहा है, तो वो उसकी जो बहस चल पड़े, तो बहस में अगर वो हार जाए तो उसमें वो बेइज्जती महसूस कर जाते हैं। छोटी छोटी बात में हद से ज़्यादा बेइज्जती महसूस करना, शर्मीले किस्म के लोग होते हैं ये। और जब बात करते हैं तो कई बार अपनी बात में थिड़कते भी हैं, गुस्से से कांपने भी लगते हैं,
घबराते भी हैं, ये अपने आप को संभाल नहीं सकते फिर गुस्से में, और रात को इनको नींद में भी परेशानी होती है, और गुस्से से किसी चीज़ को ऐसे फेंक भी देते हैं दूर। तो अगर ऐसे किसी इंसान का अगर गुस्सा है तो वो उसके जो सिम्टम है स्टाफिस मेडिसिन से मिलते हैं। लेकिन ऐसा इतनी छोटी सी जानकारी के बाद हम सुनने के बाद भी हम मेडिसिन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हमें स्टाफिस का जो पूरा मटेरिया मेडिका है उसको पढ़ना होगा। जब हम ये लेक्चर पूरा कर लेंगे तो इस वीडियो के बाद जो भी मेडिसिन हैं हम इसको पूरा खुल के इसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन सी मेडिसिन का पूरा जो डाटा होता है शुरू से लेके एंड तक कैसा होता है, तो वो पूरा मटेरिया मेडिका सुनने के बाद ही आप सोचना कि मेडिसिन के ऊपर हम पहुंच गए हैं या नहीं। तो स्टाफिस के बाद आती है दवा जो है नक्स मॉस्किटा। नक्स मॉस्किटा जो मेडिसिन है ऐसी ये ज़्यादा सिम्टम पेश करती है जब किसी स्त्री को गर्भ हो। गर्भ के समय अगर वो उसको हद से ज़्यादा गुस्सा आए तो नक्स मॉस्किटा के बारे में भी विचार किया जा सकता है। फिर उसके बाद आती है साइना दवाई जो होती है, पेट में कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं उसको भी ये ठीक करती है। तो अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को या किसी स्त्री को या किसी पुरुष को इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि किसी ने उसकी पप्पी ले ली, चुम्मी ले ली, किसी बच्चे की हमने चुम्मी ले ली, तो वो गुस्से में आ गया, तो इस छोटी सी बात के लिए वो बंदा बहुत ज़्यादा भड़क जाए या बच्चा भड़क जाए या कोई स्त्री, कुछ भी हो सकता है इंसान। तो अगर ऐसा सिम्टम हमें दिखे तो साइना दवाई के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आती है ब्यूफो के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है दांतों, जब हमें कहते हैं ना वो दंदला पै जाना, एक हिसाब से जैसे कमज़ोरी की वजह से किसी को दंदल पड़ जाती है। इसका जो ख़ास वर्ड मुझे पता नहीं है, जैसे दांत ऐसे दबा लेता है पेशेंट, फिर उसको चम्मच से तोड़ते हैं उसकी दंदल को, तो फिर उसके बाद उसको बड़ी कमज़ोरी होती है। अगर ऐसे किसी आपको पेशेंट को देखो, किसी को दंदलें पड़ती हैं तो उसको हम ब्यूफो दवाई दे सकते हैं। 30 से शुरू की जाए, 30 पोटेंसी से, उसके बाद 200, फिर 1000 ऐसे। ये पोटेंसीज़ के बारे में तो हम वैसे बाद में ही बात करेंगे। वैसे जिस दवा की मैं पोटेंसी नहीं बता रहा तो वो 30 पोटेंसी से में ही देनी चाहिए। तो ऐसे इंसान को हम ब्यूफो दवाई देते हैं। वैसे ब्यूफो को जो बच्चे होते हैं, मैं बता दूं उनका सिम्टम क्या है। जब बेड पे सोते हैं ना तो अपने घुटनों को छाती से लगा लेते हैं, सर नीचे की तरफ, तो ऐसे अपनी टांगों को इकट्ठी करके ही सोते हैं ये बच्चे। अपने जो हिप्स होते हैं हिप्स को ऊपर कर लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ब्यूफो बचपन से ही अगर दी जाए तो जवानी में उसको दंदवें पड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो होती ही नहीं। तो उसके बाद आती है हेपर सल्फ़र जो होती है सल्फ़र और कैल्शियम दोनों को मिलके ही बनती है। इसकी जो अभी हम पोटेंसी की बात नहीं करते, किसी भी पोटेंसी में दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पेशेंट कितना पुराना है, कितनी उसकी क्रॉनिक डिसीज़ है, कितनी नहीं है, तो उसके हिसाब से पोटेंसी दी जाती है। अगर किसी को गुस्सा आए कि जैसे कोई बाल काटने वाला है, वो किसी के बाल काटने जा रहा है, तो उस समय कोई उसकी बात को काट दे, उसको गुस्सा है जी कि मैं उसके पेट में छुरे खबो दूँ, कैल्शियम की कमी महसूस हो या कैल्शियम प्लस सल्फ़र की कमी महसूस हो, थोड़े से वो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो फिलोसफर टाइप होते हैं। ऐसे अगर आपको पेशेंट को लगे कि किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम और सल्फ़र दोनों की डेफिशिएंसी दिख रही है, दोनों के सिम्टम दिख रहे हैं, हम आगे चल के सारी दवाइयों के बारे में खुल के बात करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अभी सिर्फ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हाइपर सल्फ़र होती है तो उसका पेशेंट कैसा हो सकता है, और आगे हम डिटेल में उसकी दवाई के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद दवाई आती है क्लोमसिथ कोर्दमा। इसकी पोटेंसी 200 से 1000 पोटेंसी में ही देनी पड़ती है। कोई पेशेंट की या ऐसा जो पेशेंट है जिसकी जो कोई विरोधता करे, विरोधता करने में उसे कोई प्रेशन करे, अपने गुस्से को पेट में दबाले की वजह से उसके पेट में बिल्कुल तीखा दर्द हो, सूल का दर्द, जैसे सूल चुभ गई, ऐसा दर्द महसूस हो उसको,
और ये जो कॉलोनसित की जो मेडिसिन होती है वो शियाटिका जो पेन होती है, रीढ़ का दर्द जिसनों कहते हैं आप, रीढ़ का दर्द होता है बिल्कुल हमारे हिप से होकर बिजली की तरह नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में भी जो कॉलोनसित की जो दवाई है कॉलोनसित बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। कई बार होता है बंदे को पता नहीं होता कि उसको जो शियाटिका की पेन हो रही है वो बंदा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन तक करवा लेते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो कॉलोनसित की जो मेडिसिन है होम्योपैथी में देने में वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर तो बात कर रहे हैं कि अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको कॉलोनसित अगर दें तो कौन सा सिम्टम उसमें हो सकता है। अगर ऐसा सिम्टम मिले गुस्से में विरोधता होने की वजह से उसको पेट में सूल का दर्द हो और उसकी जो शियाटिका का पेन हो, रीढ़ का दर्द, तो उसमें भी हम कॉलोनसित दवाई दे सकते हैं। उसके बाद दवाई आती है कैलकेरिया कार्ब प्योर कैल्शियम। अगर किसी को संभोग करने के बाद गुस्सा आए या उसके बाद उसको एक तुरंत से कमजोरी महसूस हो, शरीर थोड़ा सा कांपना महसूस लगे, तो ऐसे पेशेंट को हम कैलकेरिया कार्ब दवाई से ठीक कर सकते हैं। ये दवाई भी एक बनती है। आगे पर फिर हम डिटेल में तो बात हमने करनी ही है। फिर उसके बाद आती है आयोडियम, जो नमक में आयोडीन होता है वही आयोडियम 200। नमक में आयोडीन डाला जाता है, होता नहीं वैसे, जो हम खाते हैं उसमें आयोडीन वाला नमक हम सुनते हैं। अगर किसी को आयोडीन की कमी हो जाए तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनका गुस्सा कैसा होता है। ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, हर एक इंसान में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की कमी तो होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। हम सब लोग गलत खा रहे हैं, हमारी रसोई का जो सिस्टम है सबका गलत हो चुका है। हम सबके घरों में एलुमिनियम के बर्तन यूज़ हो रहे हैं, फास्ट कुकिंग यूज़ हो रही है, हम बिल्कुल बेसब्रे माहौल में जी रहे हैं। तो ऐसे अगर माहौल में हम जिएंगे तो हमारे अंदर बॉडी में जो भी हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सभी का बैलेंस बिगड़ा ही रहेगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहेगा। किसी का कैल्शियम बिगड़ गया, बढ़ गया या कम हो गया, किसी का फॉस्फोरस कम हो गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी में कुछ पेट की समस्या है। तो ऐसे में हमें प्रॉब्लम तो रहनी ही है, कोई ना कोई। खाना पीना ही हमारा गलत है। तो ऐसे जब हमें प्रॉब्लम हो जाए कुछ गलत खाने से, तो किसी न किसी चीज़ की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी आ जाती है। तो कैलकेरिया कार्ब के हम बारे में बात कर रहे थे। कैलकेरिया कार्ब कैल्शियम होता है। कैल्शियम कम होने की वजह से हमारे शरीर में जो पसीना होता है, पसीने से थोड़ी थोड़ी खट्टी सी भी बदबू आने लगती है। पेट जो होता है, पेट ऐसे फूल बड़ा होता है उस इंसान का, मोटा और मोटापा आता है जैसे मटका लगाया हो पेट में। ऐसे जो पेशेंट होते हैं देखने में वो मस्कुलर से लगते हैं, काफ़ी मसल वाले, ज़ोरदार से महसूस कराते हैं अपने आप को भी, हम तो बहुत ताकतवर इंसान हैं। तो ऐसे जो वहम में रहते हैं ना लोग, इन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, खट्टा पसीना भी आ सकता है इनको। तो अगर इनका गुस्सा आए तो संभोग करने के बाद या खून दान करने के बाद तुरंत इनको कमज़ोरी महसूस होती है। अंदर से बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, बाहर से हीरो दिखाते हैं ऐसे लोग। तो उनको कैलकेरिया कार्ब देने से उनका जो गुस्सा है, गुस्सा भी ठीक होएगा और बॉडी में जितने भी कैलकेरिया कार्ब या कैल्शियम की कमी से जितने भी सिम्टम है सभी ठीक होंगे। दवाई हम दे रहे हैं उसको गुस्से के लिए, लेकिन बीमारी पता नहीं उसकी क्या क्या ठीक होने वाली। ये पावर होती है होम्योपैथी की। आप जैसे जैसे हमारे जो लेक्चर सुनते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि होम्योपैथी वाकई ही में महान होती है, महान खोज है किसी इंसान की, डॉक्टर हैनेमैन की। उनको थैंक यू करिएगा अगर आपका किसी भी कोई पेशेंट आपके घर का कोई ठीक हो जाए तो इसकी वजह से। और इसको प्रमोट भी करना, सबको सही से बताना सही इलाज होता क्या है किसी चीज़ का। हम सारी बीमारियों जितनी भी बीमारियों के बारे में मुझे जानकारी है, मैं सारी बीमारियों के बारे में आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। और कैलकेरिया कार्ब के बाद आती है दवाई आयोडियम। आयोडीन के बारे में हमने बात की थी। जो आयोडीन, अगर किसी को सख्त गुस्सा है, अगर उसके पास कोई भी है तो उसको मार देना चाहे जान से, बस ऐसा गुस्सा, तो आयोडीन के पेशेंट में ऐसा गुस्सा देखने को मिलता है। उसके बाद आती है फॉरम फोलिएटम। फॉरम फोलिएटम जो दवाई है गुस्से को इस तरह से निकाले कि उसका शरीर कांपने लग जाए। अपने गुस्से से वो बंदा निजात पाना चाहता है और उससे निजात पाने के लिए ऐसे ही किसी के ऊपर गुस्सा निकालना चाहे, किसी से झगड़े और उससे लगेगा मेरा गुस्सा ऐसे उतर जाएगा, बस मेरा गुस्सा निकल गया। अगर बंदे की जो ऐसी वृत्ति है किसी के ऊपर गुस्सा निकालने की, किसी से झगड़ा लेके निकालने उसको शांति मिलती है, तो ऐसे इंसानों को
फोरम फॉलीहटम दवाई के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद आती है आईपी काक। आईपी काक गुस्सा, बड़ा ज़िद्दी किस्म का। अगर दूसरे इंसान उस रोगी की प्रशंसा ना करें, वो कोई अच्छा काम करे और उसको लगे कि यार किसी ने मेरी प्रशंसा तो की नहीं, तो इसी बात पे, ऐसी छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करे, ऐसे इंसान को आईपी काक दवाई जो होती है ठीक कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा आईपी काक का जो सिम्टम होता है कि उसको अपने जो जी होता है, दिल होता है, ऐसे लगेगा अभी कुछ ना घबराहट सी हो रही है, उसको दिल कच्चा कच्चा सा दिल हो रहा है उसका। ऐसा अगर आईपी काक के जो पेशेंट होते हैं, अगर वो गर्भवती स्त्री है तो उसको आटा सूंघने से ही समस्या हो जाएगी, उसके पेट में प्रॉब्लम चल रही है। कश्ती में सफ़र करने से उसको उल्टियाँ लग जाएंगी। आईपी काक वाले को बिल्कुल कौड़ी सी कसैली सी उल्टियाँ होती हैं इस पेशेंट को। जब उल्टियाँ लगी तो उल्टियों के समय कैसा सिम्टम आते हैं, गुस्से के समय कैसे सिम्टम आते हैं, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, बुखार आता है उसको जो लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो उसमें क्या सिम्टम होंगे। जो भी बीमारी आएगी, अगर किसी की बॉडी में एक दवाई का पूरा डेटा चल रहा है कि पूरी डेफिशिएंसी है एक मेडिसिन की डेफिशिएंसी में उसको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके साथ मिलती जुलती आएंगी। अगर आईपी काक का पेशेंट के ऊपर आइज़ के ऊपर इफेक्ट करेगी तो आईपी काक कैसी करेगी, सर के ऊपर करेगी तो कैसे करेगी, नाक के ऊपर करेगी, जुकाम के ऊपर करेगी, दांतों के ऊपर करेगी, गले पे, दिल पे, पेट पे और लूज मोशन पे, टांगों पे, सभी पूरी बॉडी के पर अलग अलग। अगर आईपी का पेशेंट सब, ऐसे तो सभी दवाइयों का पेशेंट अलग अलग ऐसे ही अपनी दवाई अपना पूरा चरित्र बताती है। बुखार आता है तो उसको बुखार के साथ कैसे जुड़ के आती है, तो उसको अगर आईपी काक दे दी तो बाकी बीमारियां तो बहुत कमज़ोर रह जाती हैं, अगर सही हमने उसको डीएनए के हिसाब से दवाई दे दी तो। उसके बाद आर्सेनिक एक मिनरल होता है। सारी ज़िंदगी में हमें जीने के लिए सिर्फ सुई के नक्के की जितने आर्सेनिक की ज़रूरत होती है। सुई का नक्का अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लें तो मर जाएंगे, बहुत तकड़ा जहर होता है ये तो। लेकिन हमें ज़िंदगी जीने के लिए आर्सेनिक की थोड़ी सी ज़रूरत भी होती है। अगर आर्सेनिक हमारी बॉडी में कम हो जाए या बढ़ जाए तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, ऐसे लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, बहुत तेज़ जलन, सख्त बेचैनी, एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकेगा। यहाँ पर बैठा, फिर चेंज कर लिया, बिस्तर चेंज कर लिया, कभी बेड चेंज कर लिया, कभी कुर्सी चेंज कर ली, लेकिन उसको चैन नहीं होता अंदर से। तो ऐसे इंसान को अगर गुस्सा आए, थोड़ा सा अगर किसी चीज़ का खड़का हो, खड़का सहन नहीं कर पाएगा। रात को लाइट जल रही है, लाइट को सहन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही किस्म के गुस्से वाले इंसान, उसको हम आर्सेनिक देंगे। और आर्सेनिक फिर भी मैंने बताया था, एक मेडिसिन को हज़ारों बीमारियां जो बॉडी में आती हैं उसकी वजह से किस बीमारी के साथ मिलके वो कैसी प्रॉब्लम देगी, तो उसके लिए हमें आर्सेनिक दवाई देनी बिल्कुल ठीक रहती है। आर्सेनिक के बाद आती है एलोज़, एलोवेरा, आपने सुना ही होगा। एलोज़ के जो पेशेंट होते हैं अभी प्रॉब्लम देने की भी पेट की ही ज़्यादा होती है, बदले की भावना वाले होते हैं, और जब इनको गुस्सा आ जाए तो अपने विरोधी की परवाह नहीं करते, जो चीज़ उनके हाथ में है उसको मार देना चाहते हैं। उसके बाद आती है फाइटोलेका जो दवाई है, इसके जो पेशेंट है अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल नहीं सकते, बड़े नखरे करते हैं, यार किसी जगह पर मैं नहीं जाऊंगा, या मैं वहाँ पर नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता है, घृणा करते हैं, मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, और सुशीलता नहीं होती इनमें, अपने दांतों को ज़ोर से ऐसे दबाने को दिल करता है इनका। ऐसे पेशेंट फाइटोलेका दवाई से ठीक हो सकते हैं। उसके बाद ही ट्यूबरकुलिनम एक ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी में बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम टीबी कहते हैं। अगर किसी घर में किसी पेशेंट को टीबी हो गई, वो डॉट्स वगैरह जो दवाइयाँ लेता ठीक तो हो जाता है, लेकिन ट्यूबर का वायरस हमारी बॉडी में रहता है। अगर किसी इंसान को ट्यूबर की प्रॉब्लम है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी होती है, पिता से बच्चे को, बच्चे से उसके बच्चे को, ये चलती रहती है। और ट्यूबर के जो पेशेंट होते हैं वो लो एनर्जी रहते हैं, दिमाग से तेज़ होते हैं, शारीरिक तौर से कमज़ोर।
और अगर इन लोगों को गुस्सा आ जाए तो फ़ानी किस्म का गुस्सा आता है, किसी चीज़ को बहुत दूर से फेंकने वाला गुस्सा, बड़े मतलब कि दिमागी तौर से तेज़ होते हैं ये बंदे, तो भैंस में तो हारते नहीं सीधी। और इनका जो स्वभाव होता है सड़ियल सा ही होता है, बेतरतीब चीज़ों को देखकर गुस्से में आते रहते हैं, दूसरों के ऊपर नुक्स ही निकालते रहते हैं सारा दिन बैठे, इसको बोल दिया उसको बोल दिया। तो ऐसे पेशेंट अगर आपको मिलते हैं फालतू में सड़ियल से स्वभाव वाले, गुस्से वाले, उनको हम ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलिनम दवाई है उससे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आती है काली आयोडाइड। काली आयोडाइड वाले जो पेशेंट होते हैं, आयोडियम और काली एक मिनरल ही होता है, दोनों को मिलकर बनती है। बड़े कठोर से होते हैं, निर्दयी, बेतरस, बड़ा सख्त स्वभाव होता है इनका, हमेशा चिड़चिड़ेपन वाले, मुंह फट रहते हैं और अपने बच्चों से ही लड़ते रहते हैं, अपने घर वालों से ही लड़ते रहते हैं, थोड़ा सा भी अपमान नहीं सह सकते, मानसिक और शारीरिक तौर से कमज़ोर होते हैं, गर्मी बहुत महसूस करते हैं। सबसे बड़ी इनकी निशानी होगी गर्मी ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। तो ऐसे अगर आपको पेशेंट मिलता है तो उसके लिए हम काली आयोडाइड के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद आती है एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम। जल्दी ही गुस्से में आने वाले, अपने कपड़ों से बाहर जाने वाले, मुश्किल से संभल सके, अगर ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसके लिए हम एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम दवाई के बारे में सोच सकते हैं। फिर आती है टेरेंटुला। टेरेंटुला जो होती है, थोड़े से स्पर्श करने से भी गुस्सा आता है इंसान को। और उसके बाद आती है फास्फोरस। फास्फोरस के बच्चे जो होते हैं बड़े तेज़ तर्रार होते हैं, इतने तेज़ कि इतना उनका जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस इतना तेज़ होता है, बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस, अपने टीचर से भी बहस करते हैं वो, अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा तेज़, फास्ट। ऐसे लोगों के लिए हम फास्फोरस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस के पेशेंट गोरे होते हैं, पतले होते हैं, सुंदर होते हैं। तो जो आज की जो हमारी गुस्से के ऊपर जिस दवाइयों के बारे हमने में बात की, वो मेन तो यही थी। और जो हमने दवाइयों के बारे में बात की उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक दवाई का जो सिम्टम क्या होता है, ताकि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आए तो उसको कौन सी दवाई देनी चाहिए और किस दवाई के साथ वो नहीं देनी चाहिए, कौन सी दो दवाई हम इकट्ठी दें तो अच्छा रिज़ल्ट है, अगर एक दवाई दें तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, सिंगल दवाई से ही हम बात चलाएं। और एक दवाई देने के बाद दूसरी दवाई तुरंत नहीं देनी चाहिए होम्योपैथी में, क्योंकि दो दवाइयों का क्लैश होता है। 30 पोटेंसी अगर आप देते हो तो उसको सुबह दी, शाम तक उसका असर ख़त्म हो जाता है और एक हफ़्ते तक उसका कंप्लीटली असर चला जाता है। तो अगर 30 पोटेंसी आपने किसी पेशेंट को दी है, तो अगर आप दूसरी दवाई देनी चाहते हो तो आप उसकी पूरी जानकारी दवाई की जो हम बताएंगे उसको सुन के देखें कि उसकी कोई एनेमिकल, उसकी कोई दुश्मन दवा तो नहीं हम दे रहे। किसी दवाई के बाद अगर कोई दवाई रिएक्शन करने वाली है, जिसको हम बोलते हैं इसकी वो दुश्मन है दवाई, तो वो दवाई हम नहीं देंगे। लेकिन अगर उसी मेडिसिन की कोई मित्र दवाई है तो हमें लगता है कि उस मित्र दवा को देने से ये बंदा ठीक हो सकता है, तो उसके लिए तो ये हमारी, अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसी हमने दवाई ढूंढी है तो ठीक है, लेकिन गलत दवाई मैच करके नहीं देनी। बहुत सोच समझकर किसी को 10 बार जानकर, पहचान कर, अच्छे से समझकर, जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए, यार ये तो बिल्कुल इसकी बीमारी या जो ये बंदा इसी मेडिसिन के साथ मैच कर रहा है पूरी तरह और किसी के साथ नहीं, तो उसी केस में हम दवाई देने का फैसला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमने 1-2 दवाइयों के बारे में पढ़ा और पूरी होम्योपैथी के बारे में तो जाना नहीं है, हमने दवाई दी, बंदे के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बंदा भी नेगेटिव हो रहा है, आप भी सोच रहे होम्योपैथी गलत है। मेरी एक बात यहाँ पर मैं कहता हूँ, होम्योपैथी कभी गलत नहीं होती, सिर्फ इसके डॉक्टर जो होते हैं वही फेल होते हैं, होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आगे की हम फिर से नए लेक्चर आपके पास लेके आएंगे
और जो हमने दवाइयाँ यहाँ पर डिस्कशन की है दवाइयों के बारे में, उन दवाइयों का मटीरियल मेडिका बिल्कुल खोल के ही उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर आप अपने पेशेंट के बारे में कोई फैसला लेना चाहते हैं कोई दवाई देने के बारे में, तो आप आसानी में से उनको दवाई दे सकें। तब तक के लिए हम आप हमारी आज की वीडियो को बंद करते हैं। नमस्कार।